हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब अपन बात करने वाला है मैंगो के बारे में। और मैंगो के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसमें आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको मैंने क्या बताया था कि उस डिजीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करवाए थे। और अब अपन बात करने वाले इसकी वेराइटीज के बारे में। वेराइटीज में अपन ने क्या किया था, वेराइटीज में अपने हाइब्रिड वेराइटीज के बारे में बात की थी और उसको ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया था कि आरएनए से संबंधित, जैसे आरएनए आता है, आप नीलम इंटू अल्फेंजो जो है, नीलम इंटू अल्फेंजो है, अपन अल्फेंजो का आम्रपाली का क्रॉस क्या है, नीलम इंटू अल्फेंजो या रत्ना इंटू नीलम। तो इस तरीके से ट्रिप के माध्यम से आपको मैंने इस तरीके से बता दिया कि RAS के हिसाब से अपन देखें तो वो एक 100 ट्रिक थी आपको याद करवाने की कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो। तो 100 ट्रिक के माध्यम से मैंने पूरी वेराइटीज को एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिया है। कुछ वेराइटी जो हाइब्रिड वेराइटीज हैं उनको भी मैं कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा और केवल आपको ट्रिक के माध्यम से ही वो याद करनी है। अन्यथा आप वो कहते हो वेराइटीज जो होती है, कंफ्यूज करने वाली वेराइटीज जो होती है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करती है हमारे को एग्जाम में। और मैंने आपके लिए ट्रिक लेके आया हूं मैं आपके लिए, ताकि आपको इजी वे अच्छे से याद हो जाए। दूसरी जो वेराइटी हाइब्रिड वेराइटी के बारे में बात कर रहे हैं, 6 नंबर की जो हाइब्रिड वेराइटी अपन देखेंगे। और वो जो वेराइटी है यानी कि आम की संकरित किस्में अपन बात करने वाला। आपका टॉपिक क्या चल रहा था, आम की संकरित किस्में के बारे में अपन बात कर रहे थे। और संकरित किस्में कौन सी हैं, संकरित किस्मों में अपन देखें तो देखिए इसमें क्या होता है। संकरित किस्मों में 5 आम की संकरित किस्मों में पहले वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अब वाली जो संकरित किस्में हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली डेवलप संकरित वेराइटी है, यानी कि हाइब्रिड रिसेंटली डेवलप जो मैंगो की वेराइटियां हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपसे बताऊंगा कि किस तरीके की, आपको ये भी बताया जाएगा कि यहां से कोई एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी कंफ्यूज अपन दूर करते चलेंगे। एक वेराइटी का नाम आप याद रखना, उस वेराइटी का नाम है अर्का अरुणा। ध्यान रखना क्या नाम है, अर्का अरुणा। और अर्का अरुणा के बारे में अपन बात करें तो एक रिसेंटली डेवलप मैंगो की वेराइटी है। अब अर्का अरुणा संकरित किस्म है तो 2 पेरेंट्स के द्वारा इसका निर्माण हुआ होगा, 2 जनकों के द्वारा इसका निर्माण हुआ होगा, जब जाकर अर्का अरुणा किस्म का निर्माण हुआ है। और जो संकरित किस्म है तो ध्यान रखना, एक तो याद रखना है आपको 2 पेरेंट्स कौन से थे इसके, 2 पेरेंट्स का आपको नाम याद रखना है। और वो कौन से थे, एक तो पेरेंट था बैंगनपल्ली, एक वेराइटी है बैंगनपल्ली, और बैंगनपल्ली है एक, ध्यान रखना बैंगनपल्ली है। दूसरी किससे क्रॉस से बनी हुई है, एक बनी हुई है बैंगनपल्ली से और दूसरी किसके क्रॉस से, अल्फांजो से। किससे बनी हुई है, अल्फांजो से, अल्फांजो से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, अल्फांजो से बनी हुई है। तो ये क्रॉस से बनी हुई है। तो आपको पता है अर्का अरुणा जो है, अर्का अरुणा यानी कि अर्का अरुणा का मतलब हो गया ए और ए, यानी कि ए किससे बनी है, बी। बैंगनपल्ली का नाम क्या हो गया, बी। अल्फांजो का हो गया ए, यानी कि ए का क्रॉस, अर्का अरुणा का क्रॉस क्या है, बी इंटू ए, बैंगनपल्ली इंटू अल्फांजो। उसके बाद में एक सुगंधित वेराइटी है जिसमें फ्लेवर अच्छा है, सुगंधित है, शाही सुगंधा वेराइटी है। और इसके बारे में याद रखना, डबल स्टार में आपको लगा देता हूं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए कौन सी वेराइटी है, शाही सुगंधा। ध्यान रखना, शाही सुगंधा एक वेराइटी है और इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सुगंधित वेराइटी, फ्लेवर से रिलेटेड वेराइटी है, सुगंधित वेराइटी है। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि शाही सुगंधा का क्रॉस कौन सा है, तोतापुरी इंटू केसर। कौन सा है, तोतापुरी इंटू केसर है। आपको पता होना चाहिए कौन सा है, तोतापुरी इंटू केसर, याद रखना। और इसको शॉर्ट ट्रिक के अंदर अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, TKS। क्या लिख सकते हैं, TKS। तो तोतापुरी इंटू केसर इसका क्या है, क्रॉस है। उसके बाद में अर्का अनमोल है, कौन सी है, अर्का अनमोल है, अर्का अनमोल है। और अर्का अनमोल जो है वो जो वेराइटी है वो अपन बात करें, अर्का अनमोल जो वेराइटी है वो कौन सी है, वो भी एक हाइब्रिड वेराइटी जिसका क्रॉस है अल्फांजो, अल्फांजो इंटू अपन बात करें अल्फांजो इंटू जनार्दन प्रसाद। कौन सी है, जनार्दन प्रसाद, जनार्दन प्रसाद। ये आपको पता होना चाहिए, अल्फांजो इंटू जनार्दन प्रसाद, ये जो वेराइटी है वो है। उसके बाद में एक वेराइटी और है अर्का पुनित। कौन सी है, अर्का पुनित वेराइटी है मैंगो की, याद रखना कौन सी वेराइटी है, अर्का पुनित वेराइटी है। ये याद रखना आप, अर्का पुनित। और अर्का पुनित भी इंपॉर्टेंट वेराइटी है। ये किसका क्रॉस है, अल्फांजो इंटू किसका क्रॉस है, अल्फांजो
अल्फांजो इंटू अपन बात करें, अल्फांजो इंटू अपन बात करें बैंगनपली, कौन सी है? बैंगनपली। ये आपको याद रखना है। ये सारी हाइब्रिड वेराइटियों का क्रॉस मैंने आपको बता दिया है। तो ये जितनी भी हाइब्रिड वेराइटियां हैं, मैंने आपको सिंधु बता दिया है, अमरपाली, मल्लिका आपको मैंने बता दिया है, नीलकरण आपको मैंने बता दिया है, अर्का अरुणा, साई सुगंधा, अर्का अनमोल, अर्का पुनीत, ये सारी वेराइटीज जो हैं हाइब्रिड वेराइटी है और इनका क्रॉस भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आराम से आप लिख सकते हो, याद रखना अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट संकरित वेराइटियां जो है वो हो चुकी हैं। अब कुछ और वेराइटियां हैं जो संकरित नहीं है, अब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके वेराइटियों के बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम एक एक बाय दे एक एक वेराइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के रिलेटेड अपन बात कर लेते हैं और डिटेल से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, एक आपको पूछे कि बीज रहित सीडलेस वेराइटी आम की, याद रखें आपको यहां पर मैं इस तरीके से बताना चाहता हूं, ध्यान रखना। आपको पूछे कि सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगो, आपको पूछे सीडलेस ऑफ मैंगो वेराइटी, आपको पूछे मैंगो वेराइटी, आपको बताना है मैंगो की वेराइटी कौन सी है, सीडलेस वेराइटी कौन सी है। यदि ये चीज आपको पूछी जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सीडलेस वेराइटी जो होती है मैंगो की वो कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए। मैंगो की सीडलेस वेराइटी में बॉक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसको बॉक्स के अंदर बता रहा हूं। कौन सी वेराइटी है? सिंधु वेराइटी है। कौन सी वेराइटी है? सिंधु वेराइटी है। याद रखना कौन सी वेराइटी है? सिंधु। और क्यों है सीडलेस वेराइटी आपको पता होना चाहिए। सीडलेस वेराइटी नेचुरल सीडलेस इसमें नहीं होता है, इसमें आर्टिफिशियल सीडलेस करवाया जाता है, यानी कि अपन बात कृत्रिम रूप से इसको बीज रहित करवाया जाता है। आपने देखा होगा केले के अंदर एनिसिक जनता कौन सी होती है? वेजिटेटिव होती है, जो अपन प्राकृतिक एनिसिक जनता पाई जाती है, लेकिन इसमें कृत्रिम एनिसेक जनन करवाया जाता है। और इसमें कौन सी पार्थेनोकार्पी काम में लेते हैं, ये जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्टली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पार्थेनोकार्पी एनिसेक जनता कौन सी काम में लेते हैं? स्टेनोस्पोकार्पी, ध्यान रखना, स्टेनोस्पोकार्पी याद रखना, स्टेनोस्पोकार्पी, पार्थेनोकार्पी याद रखना, एनिस पार्थेनोकार्पी। कार्पी, ये स्टेनो पार्थेनोकार्पी काम में लेते हैं। और ये एक क्या है? आर्टिफिशियल, अपन बात करें कृत्रिम रूप से कराई जाने वाले पार्थेनोकार्पी है। और इसमें क्या किया जाता है? बीज रहित, यानी गुठली रहित किया जाता है। ध्यान रखना, गुठली नहीं होती है सिंधु वेराइटी के अंदर। बीज रहित का मतलब गुठली एब्सेंट होगी। क्या होगी? गुठली अपन देखें तो जो गुठली होगी वो एब्सेंट होगी, ध्यान रखना, नहीं होगी। और इसका जो निर्माण किया था, गुठली का 7 ग्राम वनज जो होता है 7 ग्राम की हो जाती है वो। और इसका जो निर्माण करने वाला जो वैज्ञानिक था, जिस कौन सी विश्वविद्यालय में सिंधु वेराइटी को डेवलप किया गया था, सीडलेस, कोकण कृषि विश्वविद्यालय दापोली महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान रखना कौन सी है? कोकण। कोकण आपको पता होना चाहिए, कोकण कृषि विद्यापीठ, याद रखना है, कोकण कृषि विद्यापीठ। और यहां पे एक जगह पड़ती है महाराष्ट्र के अंदर जिसको बोलते हैं दापोली, जगह का नाम याद रखना, दापोली। और सीडलेस वैरायटी तैयार की थी, ये कहां पर पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? महाराष्ट्र में। तो ये एग्जाम में ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और डबल मोस्ट बार, यानी कि मैं बात करूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो कौन सी पार्थेनोकार्पी से डेवलप की गई है? स्टेनोस्पोरोकार्पी पार्थेनोकार्पी से डेवलप की गई वैरायटी है, जिसमें फाइटो हार्मोन के द्वारा उसको सीडलेस किया जाता है। और कोकण कृषि विश्वविद्यालय जो है, कृषि विद्यापीठ विषय या विश्वविद्यालय के बारे में अपन बात करें, दापोली महाराष्ट्र के द्वारा क्या की गई है? विकसित की गई है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो मैंने आपको बॉक्स के अंदर आपको बता दिया है। दूसरी वैरायटी आपको पूछे कि स्पोंजी उत्तक के प्रति सर्वाधिक ग्रहणता दर्शाने वाली वैरायटी कौन सी है जो निर्यात हेतु उपयुक्त है? आपको इस तरीके से दूसरी कोई वैरायटी, ये एक और पूछी जाएगी बॉक्स के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? स्पोंजी उत्तक के प्रति सर्वाधिक ग्रहणता, यानी कि स्पोंजी उत्तक उसमें ज्यादा होता है। स्पोंजी उत्तक के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, स्पोंजी उत्तक रोग क्या होता है। लेकिन आपको मैं पहले, स्पोंजी उत्तक वो होता है उसका जो अंदर वाली गुठी होती है, उसका एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो असक्रिय हो जाता है अधिक तापमान की वजह से।
जहां तापमान वाला ज्यादा इलाका है वहां पर तापमान अधिक होता है, तो इसकी मीजोकार्प से होकर तापमान इसकी गुठी पर जाकर अंदर के जो टिश्यू होते हैं, स्पंज के टिश्यू, वो गलने लग जाते हैं और अंदर से सड़न करने लग जाते हैं, जिससे बाहर से देखने पर आम को अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन अंदर से पूरा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अधिक टेम्परेचर की वजह से जहां पर तापमान ज्यादा होता है वहां पर ऐसी समस्या देखने को मिलती है, स्पॉन्जी टिश्यू। और सबसे ज्यादा स्पॉन्जी टिश्यू यानी कि प्रति सबसे ज्यादा ग्रहणता करने वाली कौन सी वैरायटी है, अल्फांसो है, क्योंकि इसके अंदर अपन देखें तो ये ज्यादा इसमें क्या होती है, स्पॉन्जी टिश्यू। तो ध्यान रखना, स्पॉन्जी टिश्यू के प्रति सर्वाधिक ग्रहणता के प्रति सर्वाधिक ग्रहणता, और दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ये भी मैं डबल स्टार लगा रहा हूं बॉक्स के अंदर, दूसरी चीज इसके अंदर पूछी जाए, निर्यात हेतु उपयुक्त किस्म है, याद रखना। दूसरा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, निर्यात हेतु उपयुक्त किस्म, याद रखना, निर्यात हेतु उपयुक्त किस्म। ये बॉक्स में इसलिए देखा रहा हूं कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। निर्यात हेतु उपयुक्त किस्म, याद रखना, निर्यात हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है, वो भी कौन सी है, अल्फांसो है। कौन सी है, अल्फांसो। यानी कि अपन बात करें यहां पे इस तरीके से देखें तो इसमें देखो जो है, और ये जो किस्म का नाम है उस किस्म का नाम क्या है, उस किस्म का नाम अपन देखें तो उस किस्म का नाम देख लेते हैं अपन, कौन सा नाम है। मैं एक रेड कलर में लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट वैरायटी है, उसका नाम है, आपको पता होना चाहिए, अल्फांसो। कौन सा नाम है, अल्फांसो। कौन सी वैरायटी है, अल्फांसो। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो दो इंपॉर्टेंट वेराइटीज के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया, और आई होप कि आपको मैंने इसका समझ में आ गया होगा। अब अगली वेराइटीज के बारे में अपन बात करने वाले हैं, वो वेराइटीज हैं बॉम्बे ग्रीन। याद रखना, अपन अब स्टार्ट से इस तरीके से देख लेते हैं, बॉम्बे ग्रीन। बॉम्बे ग्रीन भी आम की वेराइटी है। उसके बाद में अपन बात करें, दूसरा है चौसा। दूसरी वेराइटी जो है चौसा है। तीसरी वैरायटी के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं, उसके बाद में दशहरी है। उसके बाद में अपन बात करें दशहरी के बाद में अपन वैरायटी के बारे में बात करें तो दशहरी के बाद में अपन देखें तो दशहरी के बाद में फजली हो गई, केसर हो गई, ठीक है। उसके बाद में दशहरी के बाद में फजली आती है। कौन सी आती है, फजली आती है। उसके बाद में केसर आती है। फजली के बाद में केसर आती है। उसके बाद में दशहरी 51, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। दशहरी 51। उसके बाद में अपन बात करें तोतापुरी आती है। नई किस्मों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करें, नई किस्में। और नई किस्मों में अपन देखेंगे, और उसमें क्या देखेंगे, एक तो आती है तोतापुरी, शाही सुगंधा, तोतापुरी, और एक कौन सी आती है, शाही सुगंधा। इन वेराइटियों के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, एक एक वेराइटी के बारे में। बॉम्बे ग्रीन का अपन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, कुछ स्पेशल इसके फीचर के बारे में बात करें। उत्तर भारत की सबसे पहले पकने वाली किस्म है। याद रखना, उत्तर भारत की सबसे पहले पकने वाली किस्म है, पकने वाली किस्म। उसके बाद में बात करें अपन चौसा के बारे में, सबसे मीठी किस्म है, सबसे मीठी यानी कि स्वीटनेस अपन बात करें, और पछेती किस्म है। और क्या है, पछेती किस्म, ध्यान रखना। यह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में दशहरी के बारे में बात करें तो उत्तर भारत की सबसे उत्तम किस्म, एकांतर फलन इसमें पाया जाता है। उत्तर भारत की सबसे उत्तम किस्म है ये, सबसे अच्छी किस्म, और इसमें एकांतर फलन की कंडीशन पाई जाती है। आपको पता होना चाहिए एकांतर फलन इसमें पाया जाता है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया एकांतर फलन क्या होता है, एक साल फल देना, दूसरी साल फल नहीं देना। उसके बाद में फजली, जो अपन बात करें फजली, और ये जो फजली हैं
ये क्या है, पचेती किस्म है और बिहार और पश्चिम बंगाल में ज्यादा इसका उत्पादन होता है, पचेती किस्म है। बिहार और वेस्ट बंगाल की प्रसिद्ध किस्म है, ज्यादा उसका प्रोडक्शन किया जाता है। केसर के बारे में अपन बात करें तो जो केसर वेराइटी है वो गुजरात की प्रसिद्ध वेराइटी है और प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त, ध्यान रखना, गुजरात की फेमस है तथा प्रसंस्करण के लिए प्रोसेसिंग के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में गुजरात की फेमस है दशहरी 51, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन, नियंत्रण फलन और मैंगो मालफॉर्मेशन नहीं होता है इसमें, नियंत्रण फलन वाली होती है, नियंत्रण फलन वाली, और मैंगो मालफॉर्मेशन नहीं होता इसमें। मैंगो मालफॉर्मेशन क्या नहीं होता है, नहीं होता है। उसके बाद में अपन बात करें कुछ नई किस्में, रिसेंटली वेराइटी जो होती है, एक तोतापुरी होती है, कौन सी होती है, तोतापुरी, और तोतापुरी बोनी किस्म है, रेसे रहित किस्म है, ध्यान रखना, ड्वार्फिंग किस्म है, ड्वार्फिंग वेराइटी है। और ड्वार्फिंग वेराइटी के साथ साथ अपन बात करें, ड्वार्फिंग वेराइटी के साथ साथ अपन बात करें तो ये क्या है, ड्वार्फिंग वेराइटी है। और उसके साथ साथ अपन बात करने वाले हैं कि ये रेसे रहित किस्म है, ध्यान रखना, रेसा नहीं पाया जाता इसमें, रेसे रहित किस्म। शाही सुगंधा के बारे में अपन बात करें तो तोतापुरी इंटू केसर इसका संकरित किस्म, याद रखना, टीकेएस। टीकेएस का मतलब क्या होता है, तोतापुरी इंटू केसर, तोतापुरी इंटू केसर, इसका क्या है, टी का मतलब तोतापुरी, के का मतलब केसर, एस का मतलब शाही सुगंधा, क्रॉस है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी वेराइटी उसके बारे में आपको बता दिया है मैंने। बेमौसम के अंदर उगने वाली जो वेराइटी है, आपको पूछ ले ऑफ सीजन की वेराइटी कौन सी होती है, बेमौसम की अपन बात करें तो बेमौसम की जो किस्म होती है, बेमौसम की जो किस्म होती है, और उसके बारे में अपन बात करें तो वो किस्म कौन सी होती है, निरंजन और मधुलिका। म्यूटेंट उत्परिवर्तित किस्म के बारे में आपको पूछे, उत्परिवर्तित म्यूटेंट किस्म के बारे में आपको पूछे, उत्परिवर्तित किस्म के बारे में, तो आम की उत्परिवर्तित किस्म रोसिका, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी किस्म है, रोसिका, ये आपको पता होना चाहिए। म्यूटेंट वेराइटी कौन सी है, रोसिका। निरंतर फल देने वाली बैंगनपल्ली आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध किस्म है, नीलम तोतापुरी। निरंतर फलन देने वाली, आपको ये वेराइटी आपको पता होना चाहिए, निरंतर फलन देने वाली जो वेराइटियां हैं कौन कौन सी है, निरंतर फलन देने वाली। और निरंतर फलन देने वाली जो वेराइटियां हैं वो एक बैंगनपल्ली है, कौन सी है, बैंगनपल्ली, बैंगनपल्ली है इंटू अपन बात करें, बैंगनपल्ली के साथ साथ अपन बात करें नीलम इंटू अपन बात करें किसके बारे में, नीलम के बारे में। एक नीलम है और एक तोतापुरी है। और ये बैंगनपल्ली आंध्र प्रदेश की फेमस किस्म है, आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध किस्म है, ये आपको पता होना चाहिए। ये वेराइटी से रिलेटेड बहुत कंफ्यूज करने वाली है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विलाई कोलंबन आपको पता है बहुगुणता मूलव्रंत है, जिसका प्रयोग क्या करते हैं, रूट स्टॉक में करते हैं। एक विलाई कोलंबन मैंने आपको बता दिया था किससे रिलेटेड है, ये जो है वो बहुगुणता वाला है। तो ये सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में इसमें ओलूर मूलव्रंत होता है। आगे अपन बात करने वाला है इसमें कीट के बारे में। कीट इसमें कौन कौन सा लगता है, एक तो मैंगो मोफर लगता है, कीट जो लगता है, एक तो क्या लगता है, मैंगो होपर लगता है। और उसके बाद में अपन बात करें फ्रूट फ्लाई भी लगती है, मैंगो फ्रूट फ्लाई भी लगती है। और स्टोन वीवल्स भी लगते हैं, स्टोन वीवल्स जो होते हैं, स्टोन वीवल्स या मैंगो होपर, ये स्टोन वीवल्स
ये क्वांटाइन से अपन बात करें, क्वांटाइन के लिए प्रसिद्ध किस्म जो है स्टोन वीवल, जो प्रसिद्ध कीट है वो कौन सा रिलेटेड है, स्टोन वीवल। तो ये याद रखना, मैंगो होपर सबसे इंपॉर्टेंट प्रमुख कीट है, ये याद रखना प्रमुख कीट। एक तो प्रमुख कीट के बारे में अपन बात करें, मैंगो होपर क्या रहता है, इस तरीके से ऊपर ये चढ़ता है होपर की जैसे स्टेम से, और इसके बचाव के लिए इस पर ग्रीस और पॉलीथीन लगा देते हैं स्टेम पर, जिससे ये ऊपर नहीं चढ़े। और सबसे ज्यादा अपन बात करें स्टेम, पत्तियां, और अपन बात करें फ्रूट वाले भाग पर, ज्यादा लीफ वाले भाग को और फ्रूट वाले भागों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। फ्रूट फ्लाई अपन बात करें तो फ्रूट फ्लाई इस तरीके से जो मैंगो होता है उस मैंगो के अंदर याद रखना इस तरीके से इसमें डिजीज दे देता है, फ्रूट में बोर उत्पन्न कर देता है। वो कौन सा होता है, फ्रूट फ्लाई होती है। कौन सी होती है, फ्रूट फ्लाई होती है। उसके बाद में इसमें एक और चीज लगती है, फ्रूट फ्लाई के बाद में इसमें स्टोन वीवल्स लगता है, जो पूरे फ्रूट्स पर ही क्या होता है, डेवलप होता है। कौन से पर होता है, डेवलप होता है। उसके बाद में इसमें कुछ डिजीज के बारे में, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या डिजीज के बारे में अपन बात कर लेते हैं। मैंगो के अंदर छाछा रोग भी होता है, मेंजीफेरी इंडिका की वजह से, मेंजीफेरी आइरिसीफी की वजह से जो होता है वो छाछा रोग भी होता है। उसके बाद में रोग जो और होता है, इसमें रोग के बारे में बात करें, एक रोग इसके बारे में एक तो पूछा जाता है, रोग के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोग पूछा जाता है वो पूछा जाता है आम में ब्लैक टिप। आम में ब्लैक टिप, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आम में ब्लैक टिप किसकी वजह से होता है। ये आपको बताना है कि आम में ब्लैक टिप किसकी वजह से होता है। आम में ब्लैक टिप के बारे में अपन बात करें कि आम में जो ब्लैक टिप होता है वो किसकी वजह से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आम के अंदर ब्लैक टिप किसकी वजह से होता है। देखो अपन बात करें आम में ब्लैक टिप के बारे में अपन बात करें तो एक सीधी सी बात करूं मैं कि यूपी के अंदर ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये कार्य की विकार है। कौन सा विकार है, कार्य की विकार है। याद रखना कौन सा विकार है, कार्य की विकार है। और कार्य की विकार के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और कार्य की जो विकार होता है ये किसकी वजह से होता है, आम में ब्लैक टिप जो होता है। एक बार सारे टोटल फ्रूट्स पढ़ाकर मैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी आपको मैं पढ़ा दूंगा, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। एक बार रोग लास्ट के अंदर सारणी के माध्यम से मैंने पूरे फ्रूट्स पढ़ाने के बाद में उसके सारणी के माध्यम से आपको उनके सारे फ्रूट्स के रोग और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर एक साथ बता दूंगा कि आम में ये रोग लगते हैं और ये कार्य की विकार है और ये इसके क्या है, इंसेक्ट हैं। एक सारणी बनाकर मैं आपको बता दूंगा। डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आम में फिजियोलॉजिकल ब्लैक टिप किसकी वजह से होता है, ये किसकी वजह से होता है, ध्यान रखना है आपको। ये इंपॉर्टेंट रोग है और इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। देखो यूपी के अंदर इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता तो वहां पे जो आम के बाग लगे होते हैं, ये किसके बाग हैं, आम के बाग हैं। और ये किसके ओरचाट है, मैंगो के ओरचाट है। मैंगो का ओरचाट है। अब इस मैंगो के ओरचाट के पास बड़ी बड़ी भट्टियां लगी हुई है, चमनियां लगी हुई है। ईंटें बनाने की यूपी के अंदर बड़ी बड़ी भट्टियां लगी हुई है, बड़ी बड़ी चमनियां लगी होती है जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। हाइट ज्यादा होती है, यहां से धुआं निकलती है, इन चमनियों से क्या निकलती है, धुआं निकलती है। और यहां से SO2 गैस निकलती है, बोरोन गैस निकलती है, बोरोन निकलता है और नाइट्रिक ऑक्साइड निकलती है। ये जो गैसें होती है ये हवा के माध्यम से यहां आकर इसका पास में जो बाग होता है, आम का बाग होता है, जब फ्रूटिंग टाइम होता है, कौन सा टाइम होता है, फ्रूटिंग टाइम होता है, तो ये गैसों का जमाव इन फ्रूट्स के ऊपर हो जाता है और ब्लैक कलर के क्या हो जाते हैं, स्पोर्ट्स हो जाते हैं। ये चमनी है, चिमनी है किसकी, ईंटों की भट्टी की बनाने वाली चिमनी। और यहां से SO2, बोरेक्स और नाइट्रिक ऑक्साइड, कौन कौन सी, मुख्य रूप से बोरेक्स की वजह से होता है, लेकिन इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसी गैसें होती है जो आकर इसके जो फ्रूटिंग टाइम होता है, फ्रूटिंग टाइम जो होता है यानी कि फरवरी मार्च अप्रैल के बारे में अपन बात करें, मार्च अप्रैल के आसपास इसमें फ्रूटिंग टाइम होता है। और उस समय याद रखना यहां आकर ये स्पोर्स उत्पन्न करते हैं। आम में आपको फ्रूटिंग टाइम पूछ ले, आम में फ्रूटिंग टाइम तो मार्च अप्रैल याद रख लेना, मार्च अप्रैल मई अप्रैल के आसपास होता है और जून जुलाई के अंदर आम का प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है। तो ये याद रखना। और इसे ब्लैक टिप तो किसकी वजह से हुआ है, ये ब्लैक टिप हुआ है आपको पता होना चाहिए SO2 की वजह से, नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से और बोरोन की वजह से ये ब्लैक टिप हुआ है। तो इस तरीके से आसपास जो चमनियां होती है उसकी वजह से बागों में आकर वो ब्लैक स्पॉट्स कर देते हैं, इसलिए इसको ब्लैक टिप बोला जाता है। सर इसका नियंत्रण कैसे किया जाए, नियंत्रण के लिए अपन बात करें तो नियंत्रण के लिए एक
एक चीज याद रखना है कि लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर अवे होना चाहिए बाग, किसके अवे होना चाहिए, ईंट के भट्टों से, किससे, ईंट के भट्टों से इसका बाग इसके 2 से 3 किलोमीटर क्या होना चाहिए, 1.5 से 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए। दूसरा, क्योंकि इससे दूर रहेगा तो ये सारी चीजें ब्लैक स्पॉट इसमें नहीं होगा। दूसरी बात करें अपन तो 0.1% बोरेक्स का छिड़काव करना चाहिए। किसका छिड़काव करना चाहिए, बोरेक्स का छिड़काव करना चाहिए। तो ये इसका क्या है, नियंत्रण है। किसकी वजह से, मुख्य रूप से बोरोन की वजह से, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टों से निकलने वाली गैसों से ब्लैक टिप रोग हो जाता है। काला सीरा रोग जिसको बोला जाता है, आम का काला सीरा रोग बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, आम का काला सीरा रोग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काला सीरा रोग बोला जाता है। दूसरी डिजीज के बारे में अपन बात करें, दूसरी है आम का मालफॉर्मेशन, मैंगो मालफॉर्मेशन। मैंगो मालफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो सर इसका क्या रीजन है, कारण है। लोग बता रहे हैं कि सर ये कीट के द्वारा होता है। पहला पॉइंट ये इसका काजल एजेंट बता देता हूं, कारण किसके कारण होता है, ये कीट के द्वारा बता रहे हैं कई वैज्ञानिक। कहीं पर आपको माइकोप्लाज्मा लिखा हुआ मिलेगा, अभी इसका कुछ स्पष्ट ज्ञान नहीं है, मैं तो आपको किताबों में लिखा हुआ है वो बता रहा हूं। माइकोप्लाज्मा बताएंगे कहीं पे किताबों में, कई कवक बता देते हैं इसका कारण। और मुख्य रूप से अपन देखें तो यह मुख्य रूप से अपन देखें तो हार्मोन के असंतुलन की वजह से होता है। मेरे अवे से देखें तो इसका जो होता है वो किसकी वजह से होता है, हार्मोन की असंतुलन की वजह से होता है। हार्मोन के असंतुलन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, हार्मोन की असंतुलन की वजह से होता है, यह आपको पता होना चाहिए। तो ये इसका रीजन होता है। किस तरीके से मालफॉर्मेशन होता है, यानी कि इस तरीके से ये मैंगो का प्लांट और ये जो इसकी लीफ वाला भाग है, ये लीफ वाला भाग और इसका ये लीफ वाला भाग और इसका जो ये लीफ वाला भाग एक जगह आकर गुच्छा बना लेते हैं, इसलिए इसको गुच्छा मुच्छा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुच्छा मुच्छा रोग भी कहते हैं। नियंत्रण के लिए अपन मैनेजमेंट के लिए इसमें क्या करते हैं, नेफेथिलीन एसिटिक एसिड का छिड़काव करते हैं। नेफेथिलीन एसिटिक एसिड का छिड़काव करते हैं लगभग 200 ppm। कितना ppm, 200 ppm। तो ये जो होती है मालफॉर्मेशन, मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज होती है। कौन सी होती है, मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज होती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद में अपन बात करें इसके अगली डिजीज के बारे में, एक इसमें होता है छाछा रोग, मैंगो का छाछा रोग। और छाछा रोग के बारे में भी आपको पूछे, मेंजीफेरी इरिसाइफी, याद रखना, मेंजीफेरी से होता है, ध्यान रखना, मेंजीफेरी कवक की वजह से, मेंजीफेरी कवक की वजह से होता है, ध्यान रखना, स्पीसीज की वजह से होता है। तो मेंजीफेरी ईडीआई या इरिडियाई, ठीक है, तो इसकी वजह से होता है। छाछा रोग भी होता है। दूसरा एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है स्पॉन्जी टिश्यू। मैंगो के अंदर क्या होता है, एक डिजीज होती है, याद रखना, एक और डिजीज होती है जिसका नाम है स्पॉन्जी टिश्यू। कौन सी होती है, स्पॉन्जी उत्तक। आम में कौन सा उत्तक, स्पॉन्जी उत्तक रोग। याद रखना, आम में कौन सा उत्तक रोग, आम में स्पॉन्जी उत्तक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, आम में स्पॉन्जी उत्तक रोग होता है। तो याद रखना है ये जो रोग होता है ये किसकी वजह से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। स्पॉन्जी उत्तक रोग जो होता है वो किसकी वजह से होता है, ये आपको अधिक तापमान की वजह से, अधिक तापमान की वजह से, अधिक तापमान की वजह से ये रोग होता है। ध्यान रखना, अधिक तापमान की वजह से ये क्या होता है, रोग होता है। और कैसे होता है याद रखना, इसमें क्या होता है, जैसे अल्फांजो वैरायटी के अंदर ये सबसे ज्यादा होता है। इसमें अंगूठी वाला जो पार्ट होता है, इसमें टेम्परेचर जब सूर्य तापमान ज्यादा हो जाती है तो सूर्य की किरणें इसके मीजोकार्प से होकर इसका जो स्टोन वाला भाग होता है, यानी कि स्टोन लाइक जो भाग होता है, वो धीरे धीरे इसके जो अंदर के टिश्यू होते हैं वो गलने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं और एक्रिय हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, एक्रिय हो जाते हैं। ध्यान रखना, कैसे हो जाते हैं, एक्रिय हो जाते हैं। और एमाइले एंजाइम एक्रिय हो जाता है, जिसकी वजह से ये अंदर से सड़ने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, सड़ने लग जाता है। और सड़ने की वजह से आपको पता होना चाहिए, सड़ने की वजह से आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से सड़ने लग जाता है और सड़कर क्या हो जाता है, नेस्ट होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, नेस्ट होने लग जाता है। और नेस्ट होने की वजह से अपन में बात करूं तो ये इसमें एक सुगंधित आ जाता है, सुगंध आ जाने लग जाती है। और सुगंध आने की वजह से अपन में बात करूं,
सुगंध आने की वजह से यहां ध्यान रखना एक्री हो जाता है, सड़ने लग जाता है, सुगंध आने लग जाती है, और जिसकी वजह से याद रखना स्पोंजी उत्तक रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? स्पोंजी उत्तक रोग हो जाता है। तो इसका नियंत्रण है कि कम तापमान हो, उसके लिए हेल्प होना चाहिए। सबसे ज्यादा सर्वाधिक घनता वाली किस्म जो होती है वो अल्फांजो के लिए पूछी जाती है। किसके लिए पूछी जाती है? अल्फांजो के लिए ये पूछी जाती है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। मुख्य मुख्य रोगों के बारे में अपन ने बात कर ली, आम के मुख्य मुख्य रोगों के बारे में बात कर ली है और रोग हमने अच्छे से बता दिए हैं। उसके बाद में इसमें ध्यान रखना है आम के भंडारण के बारे में। उपज मैंने आपको बात करें, उपज के बारे में मैं बात करूं तो इसकी जो उपज जो होती है, उपज के बारे में बात करूं, लगभग प्रति पौधा उपज के बारे में बात करें तो 80 से 100 केजी, याद रखना, उपज के बारे में बात करें, इल्ड के बारे में बात करें, और इल्ड के बारे में यदि अपन बात करें तो 80 से 100 केजी ध्यान रखना प्रति पौधा। सर इसमें प्रवर्धन की कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है? प्रवर्धन मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है, लेकिन प्रवर्धन की विधियां यदि आपको एग्जाम में पूछी, ये मैंने आपको नहीं बताया कि प्रोपोगेशन प्रवर्धन कैसा होता है। प्रवर्धन और सोयल के बारे में अपन बात करें, प्रवर्धन मिट्टी, देखो सोयल अपन बात करें तो सोयल दोमट बलुई मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है, दोमट बलुई मृदा इसके लिए उपयुक्त होती है। और सोयल पीएच मान अपन बात करें तो लगभग 5 से लेकर 6.5 तक पीएच इसका मान होता है। प्रवर्धन अपन बात करें, प्रवर्धन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपोगेशन किससे करते हैं? क्रम ध्यान रखना, बीज के द्वारा करते हैं, इसमें बीज के द्वारा भी करते हैं अपन, बीज के द्वारा प्रवर्धन, लेकिन बीज के द्वारा बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इनार्चिंग के द्वारा भी करते हैं, इनार्चिंग के द्वारा भी करते हैं। और सबसे व्यावसायिक विधि, कॉमर्शियल विधि के बारे में बात करें तो वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा, ध्यान रखना, किसके द्वारा करते हैं? वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा करते हैं। प्यारे रसगुल्लो याद रख लेना आपको, मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट उत्तर भारत की सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ्टिंग कौन सी है? ग्राफ्टिंग जो है वीनियर ग्राफ्टिंग, जिसमें रूट स्टॉक लेते हैं और रूट स्टॉक लेकर साइन लेकर इसमें क्या करते हैं? ग्राफ्टेड करते हैं, वो वीनियर ग्राफ्टिंग होती है। उसके बाद में एपी कोटाइल, महाराष्ट्र में ध्यान रखना, एपी कोटाइल याद रखना, कोटाइल, एपी कोटाइल विधि के द्वारा भी करते हैं। एपी कोटाइल विधि में क्या करते हैं? एपी कोटाइल पहले गुठी को जर्मिनेशन करते हैं, गुठी को उगाते हैं, और गुठी लगभग 20 से 25 दिन के होने के बाद में उससे रूट स्टॉक लेते हैं और उस पर नहीं रूट स्टॉक लेकर उस पर साइन सांकू डाले लगाते हैं, और ऐसी विधि एपी कोटाइल विधि कहलाती है, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के अंदर, दक्षिणी भारत के अंदर मुख्य रूप से अपनाई जाती है। तो याद रखना, प्रवर्धन बीज के द्वारा भी किया जा सकता है। मुख्य प्रवर्धन दो, एक तो वीनियर ग्राफ्टिंग, ये क्या है? व्यवसायिक, अपन बात करें व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि है। व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि के बारे में अपन बात करें तो वीनियर ग्राफ्टिंग है। और यदि अपन उत्तर दक्षिणी भारत के बारे में, उत्तर भारत की सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी वीनियर ग्राफ्टिंग है। और एपी कोटाइल ग्राफ्टिंग भी क्रम पूछ ले, बीज के द्वारा, इनार्चिंग के द्वारा भी की जाती है, ध्यान रखना। वीनियर ग्राफ्टिंग और एपी कोटाइल ग्राफ्टिंग इसकी क्या है? महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, क्या है? महत्वपूर्ण है। उसके बाद में ये सारी मैंने ग्राफ्टिंग से रिलेटेड सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं। एक बार और चीज याद रखना, रूट स्टॉक मैंने आपको बताया था, जैसे ओलूर रूट स्टॉक लेते हैं, ये हैं बहुबूनता पॉलीएम्ब्री वाला रूट स्टॉक है। विलाई कोलम्बन आपको मैंने बताया था। ये सारे रूट स्टॉक मैंने आपको बताए थे। यही रूट स्टॉक इसमें क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट मैंगो से रिलेटेड, एक बार में डिजीज के बारे में, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में और इंसेक्ट के बारे में एक सारणी के माध्यम से आपको समझा दूंगा। अब अपन बात करें मुख्य सबसे ज्यादा मूलव्रंत कौन सा यूज करते हैं? बहुबूनता वाला पॉलीएम्ब्री, एक तो विलाई कोलम्बन और एक ओलूर काम में लेते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अपन बात करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके लास्ट में सारांश के रूप में अंतिम अपना मैंगो होने वाला है, और कुछ महत्वपूर्ण बातें के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें के बारे में अपन बात करेंगे। और महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो कौन कौन सी हैं, ये याद रखना है आपको। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, आम कम ताप के प्रति संवेदनशील होता है, ध्यान रखना। आम जो होता है, आम कम ताप के प्रति संवेदनशील होता है। आम क्या है? क्लाइमेट्रिक फल है। आम क्या है? आम क्लाइमेट्रिक फल है, जिसको तोड़ने के बाद में पकाया जा सकता है।
और आम क्लाइमेक्ट्रिक फल वो फल होते हैं जिनको तोड़ने पर उनके श्वसन दर में वृद्धि होती है और उनके हार्मोन्स में, इथाइलिन हार्मोन में वृद्धि होती है, वो क्लाइमेक्ट्रिक हार्मोन फल कहलाते हैं, जिनको तोड़ने पर पकाया जा सकता है, जैसे आम हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, ये क्लाइमेक्ट्रिक फल कहलाते हैं। नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फल जो फल पेड़ पर ही पकते हैं, जिनको तोड़ने के बाद में नहीं पकाया, जैसे अंगूर, नींबू वर्गीय, संतरा, माल्टा, ये क्या होते हैं फल, उसमें आंवला, ये क्या होते हैं पेड़ पर ही पकते हैं। तो आम क्या है, क्लाइमेक्ट्रिक फल है। कौन सा फल है, क्लाइमेक्ट्रिक फल है, ये आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु में आम की एक साल में 2 फसलें लेते हैं। तमिलनाडु में एक राज्य है, तमिलनाडु राज्य में आम की एक साथ 2 फसलें लेते हैं। आम की एक साल में तमिलनाडु में आम की एक साल में 2 फसलें लेते हैं। आम की एक साल में 2 फसलें लेते हैं। कितनी फसलें लेते हैं, 2 फसलें लेते हैं। वो भी किसमें, तमिलनाडु में, अंदर किसमें, तमिलनाडु में। आम के बीजों की आयु यदि आपको पूछ ले, लॉन्गेविटी पूछ ले आपको कि आम की बीजों लगभग 34 वीक की होती है। आम की जो गुठी होती है, आम की जो गुठी होती है, आम की गुठी जो होती है, गुठली जो होती है, और गुठली को क्या बोला जाता है, बीज बोला जाता है। और बीज की जो जीवन क्षमता होती है, कौन सी क्षमता होती है, जीवन क्षमता। वो जीवन क्षमता कितने दिन की होती है, अपन बात करें तो जो जीवन क्षमता होती है वो कितने दिन की होती है, वो जीवन क्षमता लगभग 30 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, लगभग अपन बात करें तो 30 दिन की होती है। ध्यान रखना कितने दिन की होती है, 30 दिन की। तो 30 दिन की इसकी क्या होती है, जीवन क्षमता होती है। उसके बाद में लाल सिंदूरी वैरायटी पाउडरी मिल्ड्यू के प्रतिरोधी किस्म है। याद रखना, लाल सिंदूरी वैरायटी के बारे में आपको पूछे, किसके बारे में पूछे, लाल सिंदूरी। एक आप याद रखना, लाल सिंदूरी आम की वैरायटी है। एक तो ये बात रख लेना आप, लाल सिंदूरी। सिंदूरी और भगवा किसकी है, अनार की वैरायटी है। सिंदूरी और भगवा किसकी है, अनार की वैरायटी। और लाल सिंदूरी आपको पूछे तो पाउडरी मिल्ड्यू, छाछा रोग लगता है इसमें, जिसको बोलते हैं कौन सा छाछा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू लगता है। उस पाउडरी मिल्ड्यू के प्रतिरोधी किस्म है। किसके, पाउडरी मिल्ड्यू के प्रतिरोधी किस्म है। याद रखना, किसके प्रतिरोधी किस्म है, पाउडरी मिल्ड्यू के प्रतिरोधी किस्म है। यह आपको पता होना चाहिए कि पाउडरी मिल्ड्यू के प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, आम की पाउडरी मिल्ड्यू के प्रतिरोधी किस्म कौन सी है। इसके बाद में इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मंजीरा किसकी किस्म है, रुमानी किसकी किस्म है, नीलम। मंजीरा और रुमानी याद रखना। एक और ध्यान रखना आपको कि मंजीरा और रुमानी, आपको पूछे कि मंजीरा और रुमानी, मंजीरा और रुमानी के बारे में बात करें तो मंजीरा और रुमानी किसकी किस्म है, आम की किस्म है। और मंजीरा एक क्या है, संकरित किस्म है। याद रखना कौन सी किस्म है, संकरित। और इसका संकरण यदि आपको पूछ ले, मंजीरा का संकरण क्या है, रुमानी इंटू नीलम। ध्यान रखना, रुमानी इंटू नीलम के क्रॉस से मिलकर बनी हुई है। नीलम किससे मंजीरा किससे बनी हुई है, संकरित किस्म है, रुमानी इंटू नीलम से बनी हुई है। इस तरीके से मैंने कंप्लीट आपको मैंगो का पूरा पार्ट लगभग आपको कवर करवा दिया है और आई होप को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं और सारी चीजों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं। फिर भी मैं एक बार पॉइंट आउट कर रहा हूं, देखो सारी चीजें मैंने अच्छे से बता दी है। ये सारी वेराइटियां मैंने यहां से पढ़ाई थी, बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरी, फजली, केसर, दशहरी, नीलम। और उसके बाद में मैंने ये बताया था आपको, देखो उसके बाद में ये बेमौसम की किस्म, उत्परिवर्तित किस्म रोसी का है, नियंत्रण वाली बैंगन फली है। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि इसमें मोनो मैंगो कीट जो लगते हैं, मैंगो ऊपर लगता है, फ्रूट फ्लाई लगती है, स्टोन वीवल लगता है। और उसके बाद में इसमें डिजीज के बारे में आपको कंसेप्टली क्लियर करवाया था, डिजीज के बारे में, मैंगो माल फॉर्मेशन। और इस तरीके से मैंने ये चीजें आपको बता दी, स्पॉन्जी उत्तक डिजीज के बारे में बता दिया। और इसके बाद में मैंने आपको इसमें प्रवर्धन बताया, लास्ट में प्रवर्धन टॉपिक रह गया था। और प्रवर्धन में मैंने क्रम बताया, बीज के द्वारा, इनार्चिंग के द्वारा, वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा इसमें क्या करते हैं, प्रवर्धन करते हैं। और व्यावसायिक प्रवर्धन के बारे में अपन बात करें तो वो कौन सा है, वीनियर ग्राफ्टिंग है। कौन सी ग्राफ्टिंग है, वीनियर ग्राफ्टिंग है। उसके बाद में विलाई कोलंबर और ओलूर है, एपिकोटाइल विधि है। तो ये सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया आपसे अच्छे से। आई होप कि आपको ये जो आपका मैंगो वाला है वो कंप्लीटली अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अपन फ्रूट पढ़ेंगे, वो एक ही क्लास में हो जाएगा। लगभग ये 7-8 फ्रूट है तो लगभग 4-5 क्लासों में फ्रूट हो जाएंगे। उसके बाद में अपन वेजिटेबल साइंस के बारे में बात करेंगे और वेजिटेबल की लगभग अपन को बात करें 8 से 10 क्लास वेजिटेबल की होगी। उसके बाद में 3-4 क्लास फ्लोरिकल्चर की होगी और 3-4 क्लास पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी होगी। कुछ मेडिसिन प्लांट के बारे में भी अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीजों के बारे में अपन एक दो बाय एक दो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने आपको अच्छे से बता दी है, आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी।
दूसरी चीज आपको याद रखना, एपीकोटाइल ग्राफ्टिंग के बारे में पूछे तो एपीकोटाइल ग्राफ्टिंग के लिए एक चीज याद रखना है कि इसमें क्या करते हैं, पहले गुठली को जर्मिनेट करते हैं, उसके बाद में उसमें राइसाइन लेते हैं, रूट स्टॉक लेते हैं, और उसके बाद में उसमें क्या करते हैं, प्रवर्धन की क्रिया अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? प्रवर्धन की क्रिया अपनाते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपको कि नई रिसेंटली मंजीरा, रुमानी, ये किसकी किस्में हैं? तो ये जो किस्में हैं कि किसकी किस्में हैं? आम की किस्में। तो इससे संबंधित जो सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, प्रोपोगेशन। और आपको मैंने बता दिया कि इसकी जो सीड, इसकी जो उपज होती है वो 80 से 100 केजी प्रति पौधा, प्रति प्लांट। याद रखना, प्रति प्लांट होती है। कितनी होती है? प्रति प्लांट होती है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये मैंगो से रिलेटेड पूछी जाती है आपको एग्जाम में। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? पपीता के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।